please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और विवेक गुप्ता बड़ी खबर दे रहे हैं। फीफा अंडर 17 के टूर्नामेंट पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। मुंबई पुलिस ने एक अलर्ट जारी किया जिसके मुताबिक मुंबई में होने वाले मैच पर आतंकी हमला हो सकता है। किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए जांच एजेंसियों को सतर्क रहने को कहा गया। साथ ही खिलाड़ियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी करने को कहा गया। अलर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप में जो मैच नवी मुंबई, गोवा, कोच्चि और कोलकाता में खेले जाने हैं, उन मैचों पर आतंकी हमले का खतरा है। ऐसे में आतंकी हमले को खिलाड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार की तरफ से राज्यों को साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। फीफा मैच पर आतंकी हमले का खतरा मंडराता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। एक अलर्ट के तहत ये कहा गया कि तमाम जो खिलाड़ी हैं जिस खेल में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों से यहां पर आए हैं, उनकी सुरक्षा का भी पुख्ता ख्याल रखा जाए। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, इस हमले के खतरे को देखते हुए कहां-कहां अलर्ट जारी किया गया है? जी, ये पूरे में जो मैचेस होने हैं, टोटल 24 टीमें जो हैं वो इस पूरे फीफा वर्ल्ड कप में शामिल हो रही हैं। और खास बात यह है कि दिल्ली से लेकर कोच्चि, नवी मुंबई, कोलकाता, गोवा, यहाँ पर भी मैचेस लगातार होने हैं। और इस दौरान जो है ये तकरीबन 28 तारीख को जो फाइनल होना है उससे पहले तक ये सभी 24 टीमें जो हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने के लिए कहा गया है। जिन होटलों में टीमें रुकेंगी उन होटलों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी। इसके अलावा खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। निश्चित तौर पर आतंकी हमला है उसके खतरे के मद्देनजर इस सुरक्षा के इंतजाम करने की बात जो है खुफिया विभाग के अलर्ट में कही गई। शुक्रिया आशीष। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में छोटे व्यापारियों के लिए कुछ सहूलियतों का ऐलान किया जा सकता है। इस बात के संकेत बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिए थे। माना जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल 1.5 करोड़ रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले व्यवसायियों को हर महीने जीएसटी के भुगतान और मासिक रिटर्न फाइल करने के से छूट दे सकती है। वहीं इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की एक बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जीएसटी को लेकर चर्चा की गई। जीएसटी काउंसिल की एक अहम बैठक होगी जिसमें आला अधिकारी इस पूरी की पूरी व्यवस्था से जुड़े हिस्सा लेंगे। बैठक में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि कैसे जीएसटी को प्रभावी तरीके से पूरे देश में लागू किया जाए। साथ ही इस बात की भी संभावना है कि कुछ ऐलान किए जाएंगे जीएसटी को लेकर, जीएसटी को लागू करने को लेकर, क्योंकि जीएसटी के लागू होने के बाद काफ़ी दिक्कतें आ रही थी यहाँ पर जो व्यापारी हैं, आम लोग हैं उनको। और इस बैठक के बाद कुछ बड़ा ऐलान संभव है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दिल्ली की जो है उसमें कई लोगों से बातचीत हो रही थी। उनका कहना है कि लगभग 40% उनकी इंडस्ट्री डाउन है। 40 ना भी माने, मुझे लगता है अगर 25-30% भी उनकी इंडस्ट्री डाउन है, दैट इज अ बिग थिंग। सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो है वो छोटी इंडस्ट्री और छोटे व्यापारियों को हुआ है। स्पेशली मिडिल क्लास के जो व्यापारी हैं उनके साथ अगर आप बात करो तो वो आपको बताते हैं कि धंधा पूरा चौपट हो गया है, काम बहुत कम हो गया है और इतना ज्यादा डर का माहौल है कि सबको ये लग रहा है बस कल मेरे पास इनकम टैक्स का नोटिस आने वाला है। अमेठी दौरे पर गए राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर करारा हमला किया है। अर्थव्यवस्था में गिरावट और जीएसटी को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो जीएसटी की दरें की जाएंगी। राहुल गांधी ने ये बयान ऐसे समय में दिया जब केंद्र सरकार आज जीएसटी की दरों में बदलाव के लिए अहम बैठक करने जा रही है। राहुल गांधी का आज अमेठी दौरे का तीसरा दिन है। अपने अमेठी दौरे पर राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर हमले कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है।
पिछले 2 दिनों में अमेठी में किसानों और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुके राहुल गांधी आज अमेठी में ही कई लोगों से मिलेंगे, आम लोगों से वो बात करेंगे, जनता दर्शन करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठा चुके कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने गढ़ अमेठी से भाजपा सरकार पर, केंद्र की सरकार पर हमला किया और कहा कि जीएसटी को लेकर ये सरकार फेल है। साथ ही साथ 10 तारीख को अमेठी में ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों के आने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि वो तमाम परियोजनाएं जो अमेठी में यूपीए सरकार ने कांग्रेस शासनकाल के समय पर दी थी, अब बीजेपी उनका उद्घाटन कर रही है। यानी कि अपने गढ़ से केंद्र और राज्य दोनों की भाजपा सरकारों पर वार कर चुके राहुल गांधी के तेवर आज किस तरीके के होंगे, ये देखने वाली बात है। आम लोगों से मिलकर राहुल गांधी अपने गढ़ में क्या बात कहते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। कैमरा पर्सन अखिलेश रस्तोगी के साथ उत्कर्ष त्रिवेदी, अमेठी, न्यूज़ 18 इंडिया। देश में प्रॉपर्टी बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली, एनसीआर और मुंबई समेत 8 शहरों में घरों की बिक्री में 35% तक की गिरावट दर्ज की गई। ये गिरावट जुलाई से सितंबर की तिमाही में दर्ज की गई। तीसरी तिमाही में सिर्फ 22,699 घरों की ही बिक्री हुई है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 34,809 घरों की बिक्री हुई थी। जिन बड़े शहरों में घरों की बिक्री में गिरावट आई है उसमें दिल्ली, एनसीआर और मुंबई के अलावा कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई भी शामिल है। प्रॉपर्टी बाजार में मंदी को देखते हुए नए प्रोजेक्ट के लॉन्चिंग में भी 83% की गिरावट दर्ज की गई। जुलाई से सितंबर तक की तिमाही के दौरान रियल एस्टेट के कारोबार में मंदी का दौर चल रहा है। देश के 8 बड़े शहरों में घरों की बिक्री 35% गिरी है। निश्चित तौर पर रिसर्च फर्म प्राइम इक्विटी ने जो रिसर्च के दौरान ये बातें सामने रखी हैं, अपनी रिपोर्ट सामने रखी है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई जैसे शहरों में पिछले 3 महीनों में, जुलाई से सितंबर तक का जो महीना था, इन 3 महीनों के दौरान बड़े स्तर पर लोगों ने जो है प्रॉपर्टीज़ में सबसे भारी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। बड़े स्तर पर जो है रियल एस्टेट कारोबार को जो है झटका लगा है। कहीं ना कहीं जीएसटी का असर भी साफ तौर पे इसकी एक वजह भी बताई गई है, क्योंकि जीएसटी के दौरान जो है रेरा को लागू किया जाना था और ये प्रोसीजर अब ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है बिल्डरों को, जो रियल एस्टेट के कारोबारी हैं, उन्हें उम्मीद है कि जब त्योहारों का ये सीज़न शुरू होगा, दिवाली के ऑफर्स शुरू होंगे, ऐसे में कहीं ना कहीं जीएसटी के कई ऑफर्स और दिवाली के जो कई ऑफर्स हैं उसमें जो है उसके ज़रिए जो है आखिरकार फ्लैटों की बिक्री बढ़ेगी। ये सबसे बड़ी दर है 8 शहरों में जो गिरी हुई है। निश्चित तौर पर रियल एस्टेट के कारोबार में सबसे मंदी का दौर चल रहा है। यही वजह है कि बताया जा रहा है कि बिल्डरों ने भी इसी दौरान, रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डरों ने भी इसी दौरान जो है तकरीबन 83% जो है वो घरों को बनाने का काम रोक दिया था। कई नई परियोजनाएं जो थी वो अमल में नहीं आ पाई, क्योंकि लगातार जो है मंदी का दौर चालू है और जिस तरह से फ्लैटों की बिक्री जो है वो रुकी है और 35% गिरी है, उसकी वजह से रियल एस्टेट के कारोबार पर इसका बुरा असर भी पड़ा है। कैमरा पर्सन विनायक के साथ आशीष सिंह, न्यूज़ 18। रेलवे टेंडर घोटाले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को आज सीबीआई के सामने पेश होना है। इससे पहले इसी मामले में लालू यादव गुरुवार को सीबीआई के सामने पेश हुए थे। सीबीआई ने लालू यादव से करीब 7 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी। वहीं सीबीआई की इस कार्रवाई पर लालू यादव ने कहा कि जाली केस में उनके परिवार को फंसाया जा रहा है। साथ ही लालू यादव ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर भी निशाना साधा। लालू यादव ने कहा कि उन्हें ईमानदारी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव से आज सीबीआई करेगी पूछताछ। जी हां, दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर में तेजस्वी यादव को आज पेश होना है और रेलवे टेंडर घोटाले में उन्हें अपना बयान दर्ज करवाना है और हो सकता है कि घंटों सीबीआई के अधिकारी उनसे पूछताछ करें। बीते कल लालू प्रसाद यादव खुद यहां पर पेश हुए थे और उनसे घंटों सीबीआई के अधिकारियों ने रेलवे टेंडर घोटाले में पूछताछ की है। दरअसल ये पूरा मामला 2006 का है, जब खुद लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे और उन पर आरोप है कि उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को लाभ पहुंचाया। जैसे ही इस पूरे मामले में अनियमितता सामने आई, ये पूरा मामला जो है सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया और प्राथमिक जांच के बाद सीबीआई ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में गड़बड़ी पाया और उसके बाद 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। उसमें लालू प्रसाद यादव का नाम दर्ज है, तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का नाम दर्ज है।
फिलहाल आज तेजस्वी यादव को यहाँ पेश होना है। इससे पहले 3 बार तेजस्वी यादव को सीबीआई के अधिकारी पूछताछ के लिए बुला चुके हैं, लेकिन हर बार तेजस्वी यादव ने समय मांग लिया। अब देखना होगा कि आज तेजस्वी यादव यहाँ पहुँचते हैं कि नहीं। खमियाजा भोगना आज पड़ रहा है ईमानदारी से और निष्ठा से काम करने का, और हमको और हमारे बच्चों को और हमारी बच्ची को, परिवार को लगता है कि हम ही लोग माल्या के रूप में हैं। हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या संपत्ति है, सारा पब्लिक डोमेन में है। हमको न्याय व्यवस्था पर, हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर, लोअर कोर्ट पर हमको विश्वास है। भारत की न्यायपालिका जीवित है। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर जम्मू के पुंछ में सीज़फायर को तोड़ते हुए भारतीय सीमा में गोलाबारी की। पाकिस्तान ने एलओसी पर भारतीय चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान की इस गोलाबारी का भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया। हालांकि पाकिस्तान की गोलाबारी से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ का देगवार सेक्टर है, वहां पर बीती रात पाकिस्तान की तरफ से हैवी मशीन गन फायर किया गया, मोर्टार शेलिंग की गई, भारतीय सेना की पोस्टों को भी टारगेट किया गया। रात को लगभग 12 बजे ये फायरिंग शुरू हुई और सुबह 4 बजे तक ये फायरिंग चलती रही। भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। ये पहला मौका नहीं है। लगातार पिछले अगर हम बात करें तो एक सप्ताह में पाकिस्तान की तरफ से लगभग 20 बार सीज फायर का उल्लंघन LOC के ऊपर किया गया है, वो चाहे रजौरी का नौशहरा सेक्टर हो या फिर पुंछ का देगवार सेक्टर, शाहपुर सेक्टर, केरनी सेक्टर, इन सभी इलाकों में लगातार हर दिन में 2-2, 3-3 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से देगवार सेक्टर में, पुंछ का जो देगवार सेक्टर है वहां पर फायरिंग की गई। हालांकि इस फायरिंग में कोई नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई है, लेकिन भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। अनुराग ढांडा बड़ी खबर दे रहे हैं। यमुना एक्सप्रेस पर हुए सड़क हादसे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बाल बाल बच गए। मोहन भागवत वृंदावन जा रहे थे, लेकिन सूरी थाना क्षेत्र के पास उनके काफिले की पायलट गाड़ी का टायर फट गया, जिसकी वजह से काफिले की गाड़ियां आपस में ही टकरा गई। इस हादसे में मोहन भागवत की गाड़ी भी टकरा गई। हालांकि इस हादसे में मोहन भागवत को किसी तरह की चोटें नहीं आई और वो दूसरी गाड़ी में बैठकर वृंदावन के लिए भी रवाना हो गए। अनुराग ढांडा हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये कैसे हुआ ये हादसा? देखिए, बिल्कुल एक्सप्रेसवे पर वृंदावन के लिए मोहन भागवत और उनका पूरा काफिला निकले थे और ये सूरी है जो वृंदावन से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर है। वहां पर एक्सप्रेसवे पर जो सबसे आगे पायलट गाड़ी चल रही थी उसका टायर फटा, जिसके बाद ये 3 गाड़ियां इस पूरे हादसे की चपेट में आई हैं, जिसमें मोहन भागवत की खुद की गाड़ी भी शामिल है। 3 गाड़ियां आपस में टकराई। हालांकि गाड़ियों को नुकसान हुआ है काफी, लेकिन सभी सुरक्षित हैं और मोहन भागवत पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनके स्टाफ के जो सबसे आगे गाड़ी चल रही थी उसमें 1-2 व्यक्ति को जरूर खरोंच आई है, लेकिन मोहन भागवत सुरक्षित है और उन्होंने तुरंत दूसरी गाड़ी ली और अपना जो तय कार्यक्रम था वो जारी रखा। इस मायने में जरूर बाल बाल बचे मोहन भागवत, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर अमूमन जो भी हादसे होते हैं वो काफी खतरनाक होते हैं, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां तेज स्पीड से वहां पर चलती हैं। लेकिन सुबह का वक्त होने की वजह से ट्रैफिक थोड़ा कम था, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। शुक्रिया अनुराग। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान ने एक बार फिर सफेद झूठ बोला है। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए पनाहगाह नहीं है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवाद के लिए सीधे अफगानिस्तान को दोषी ठहरा दिया। आसिफ गफूर का मुताबिक आधे अफगानिस्तान पर वहां की सरकार का नियंत्रण नहीं है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ता है। इसके अलावा मेजर जनरल आसिफ गफूर ने दावा किया कि पाकिस्तान में होने वाले आतंकी हमलों की साजिश भी अफगानिस्तान में रची जाती है। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर बड़े ही दावा करें कि पाकिस्तान में आतंकियों के लिए सेफ हेवन नहीं है, वहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइज्ड वहाँ पर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है जो आतंकियों को जन्म देती है। लेकिन जग जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है पहले भी कि हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और भी जितने ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन हैं टेररिस्ट की, उनके सरगना वहीं पर बैठे हुए हैं और वहीं से टेरर अटैक की प्लानिंग होती है, वो चाहे भारत में हो या फिर अन्य जो पड़ोसी उनके राज्य हैं वहाँ पर।
लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जितने भी अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं, घुसपैठ के लिए उस पार से फायरिंग की जाती है। हालांकि गफूर ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी है कि उनकी तरफ से बॉर्डर के ऊपर फायरिंग नहीं की जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो और भी इलाके हैं वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो इनकी हैं वो घुसपैठ करवाने की हर कोशिश करती हैं। लगातार फायरिंग होती है। हालांकि मेजर जनरल गफूर जो है वो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं कि उनके यहाँ पर कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन वो अपने अंदरूनी हालात से भी डरे हुए हैं। जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हुई है उससे साफ दिखता है कहीं ना कहीं उनके ऊपर पॉलिटिकली दबाव है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन हम बात करें जम्मू कश्मीर के साथ साथ अन्य जो पाकिस्तान के साथ उनकी कंट्रीज लगती हैं, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, वहाँ पर भी स्थिति इनकी डाउनग्राई हुई है, क्योंकि टेररिस्ट बेस जो इनके पाकिस्तान में है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बेनकाब हो चुके हैं और इनको हर तरफ से निंदा हो रही है। यही वजह है कि क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। और बड़ी खबर इसी बीच प्रणव उपाध्याय दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय वायुसेना एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा तवांग इलाके में हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर अपनी नियमित उड़ान पर था। प्रणव, कैसे हुआ यह हादसा? देखिए, हादसे के कारणों की तो जांच चल रही है, लेकिन फिलहाल ये खबर जो आ रही है वो अरुणाचल प्रदेश से, जहां भारतीय वायुसेना का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर जिसमें करीब 7 लोग सवार थे, इसका फैटल क्रैश हुआ है। अब तक जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक 2 लोगों की बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं। सुबह 6:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ और इसमें कैजुअलिटी का आंकड़ा बढ़ सकता है, इस बात की आशंका काफी ज्यादा है। हालांकि वायुसेना मुख्यालय की तरफ से फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि कैजुअलिटी फिगर इसमें कितना है, लेकिन ये बात जरूर है, इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 V5 जो कि रूटीन सॉर्टी पर था अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में, वहां वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे, यह हादसा तवांग इलाके में हुआ और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर अपने नियमित उड़ान पर था और तभी ये हादसा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय।